सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। एक कप चाय पीने का बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लिटरली सुबह के 4 बज रहे हैं और मुझे मांगा रिव्यू रिकॉर्ड करना है। क्योंकि इस बार जो चैप्टर आया उसमें लिटरली ओडा सेंसेई ने हमें धमकी दे दी है कि आगे कांड कुछ बड़ा होने वाला है। हमें फाइनली ये रिवील कर दिया गया कि आखिर एगहेड आइलैंड पे मेन ट्रेटर कौन है ऐसा जो नहीं चाहता कि वेगापंक वहां से बच के निकल पाए। और मैं बता दूं बिल्कुल मेरी तरह से आप में से किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाएगा कि ये बंदा हो सकता है ट्रेटर। और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर तो आपको ये चीज देखने तक को मिल जाएगी कि लूफी वर्सेस 5 एल्डर्स तक होने के भी चांसेस हैं। कैन यू बिलीव इट? ये चैप्टर सच में एक थ्रिल सेटिंग चैप्टर था कि आगे आने वाले इवेंट्स में क्या क्या होने वाला है। एंड ऑल्सो जहां अभी तक एगहेड आइलैंड थोड़ा बहुत बोरिंग चल रहा था, ये चैप्टर फाइनली कुछ मसाला डाल के मांगा को बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है। खैर इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और अब बिना टाइम वेस्ट किए जेंटली भाई इंट्रो लगा दो। सो चैप्टर का टाइटल है एस्केप लिमिट। अब इस चैप्टर का टाइटल ऐसा क्यों पड़ा ये तो बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि वेगापंक को किसी भी तरह से एगहेड आइलैंड से भागना है। लेकिन इसके पीछे एक और साइंटिफिक रीजन हो सकता है कि आखिर इस चैप्टर का नाम एस्केप लिमिट क्यों है। यू सी देयर इज अ टॉपिक इन फिजिक्स जिसको एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एंड बेसिकली इसका मतलब यही है कि कम से कम स्पीड या वेलोसिटी जो आपको चाहिए ताकि आप अर्थ के ग्रेविटी से दूर भाग, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको निगलेक्ट कर पाओ, यानी कि आसमान में अर्थ को छोड़ के स्पेस में जा पाओ। तो जितनी स्पीड आपको उसके लिए चाहिए उसको एस्केप स्पीड कहते हैं। एंड आप मानोगे नहीं कि इस चैप्टर का जो एंडिंग है वो यही दर्शाता है कि ऐसा ही कुछ अजीब सा होने वाला है बाय द एंड ऑफ द एगहेड आर्क। मेरी बात मानो, चैप्टर के एंड तक वेट करो, ठीक है। खैर कमिंग बैक टू द कवर पेज, ये वाला कवर पेज थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सांजी के बाप को एक्चुअली में सीजर क्लाउन के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया और अब ये दोनों एक साथ हो गए। इन दोनों ने अपना एक फॉर्मेशन बना लिया है और अभी इनका जो नया नाम पड़ा उसका नाम है नियोमैट्स, मतलब नए मैट्स के साइंटिस्ट का ग्रुप जो कि अभी अभी बना है। अब हुआ गया कि पिछले चैप्टर में दोनों इसी कंक्लूजन पे आए कि सारी गलती वेगापंक की है, तो अब ये दोनों साथ मिलकर शायद वेगापंक को ही पेलने जाएंगे। सो आई डोंट नो कि कवर स्टोरी कहां से कहां जा रही है, लेकिन अगर आप कवर पेज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बैकग्राउंड में सारे के सारे जेरमा के जो सोल्जर्स है वो पार्टी कर रहे हैं। तो शायद कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जिसकी वजह से अभी सब लोग खुश हैं, जो कि हमें आगे कवर स्टोरी में पता चलेगा। सो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सेंटोमारू को, जो कि ये चीज सुन के शॉक्ड है कि किजारू यहाँ पर है। स्टूशी उसको बताती है कि CP0 का काम था किसी भी तरह से वेगापंक को खत्म करना और फिर तब तक वेट करना जब तक किजारू नहीं आ जाता। और इस बात पे सेंटोमारू शॉक होकर यही बोलता है कि गवर्नमेंट तो कुछ ज्यादा ही तैयारी करके बैठी है। इस पे स्टूशी उसको बोलती है हाँ, इस बार ये मैटर ओहारा से भी ज्यादा सीरियस है। इसके पीछे स्टूशी सबसे पहला रीजन बताती है कि वेगापंक ने उस रिसर्च को उठा लिया जो कि वन पीस के वर्ल्ड में हराम है, मतलब रिसर्च ऑफ ओहारा, और उसको कंटिन्यू भी किया। और दूसरा रीजन यही है कि एगहेड आइलैंड पे इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि ओहारा पर नहीं थी। और सिर्फ इतना ही रीजन इनफ है कि वो लोग ऐसे लोगों को ले आए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब सुनने के बाद सेंटोमारू सीधे सीधे सभी वर्कर्स के ऊपर चिल्लाता जो कि एगहेड आइलैंड पर काम कर रहे थे, उनसे बोलता तुम लोगों ने सुना ना, कान खोल के सुना या नहीं? जो हो चुका उससे कुछ सीखो और ये सोचो कि नेवी तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है। तुम्हारे पास इस समय सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपनी गांड बचाओ और कोई भी नाव पकड़ के इस आइलैंड से बाहर निकल लो, क्योंकि अगर नेवी यहाँ पर आ गई तो मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही सभी के सभी वर्कर्स की फट जाती है और वहां से निकल कर भागने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम पहुंचते हैं बिल्डिंग नंबर 3 पे, जहाँ पे इस समय उसोप और लिलिथ मिलके सेराफिम स्नेक से फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर बो हैंकॉक का ये छोटा सा वर्जन इन सभी को पत्थर बना चुका है, लेकिन शायद फ्रैंकी के ऊपर ये ठीक से काम नहीं किया क्योंकि फ्रैंकी का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो अभी भी ठीक ठाक है और फ्रैंकी थोड़ा बहुत बोल भी सकता है। वो उसको बोलता है चूते तूने क्या कर दिया, ये पत्थरबाजी खेलना बंद करो, कश्मीर नहीं है ये, अगर तुमने हमें अभी ठीक कर दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है बो हैंकॉक का छोटा वर्जन है तो एटीट्यूड तो होगा ही, तो उसको इग्नोर करते हुए वो राइट साइड में देख रही है जहाँ से इस समय पाइथागोरस धीरे धीरे छटकते हुए आ रहा है। पाइथागोरस से पूछता है कि तू आखिर ऐसा क्यों कर रही है, तुझे ऑर्डर्स किसने दिए? जिसपे वो पाइथागोरस को इतने जोर से कुचलती है कि वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है और पाइथागोरस खत्म हो जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है नहीं कि पाइथागोरस खत्म हो गया है, मुझे जहां तक लगता है फ्रैंकी का रिएक्शन देख के कि उसने किसी तरह से पाइथागोरस को बचा लिया होगा। लेकिन सेराफिम स्नेक का पूरा एटीट्यूड बिल्कुल बो हैंकॉक जैसा, मुझे लगता है वो किसी को भी घास डाल रही है, यहाँ पे सबको तिरछे नजर से देख रही है और सबकी बातों को इग्नोर कर रही है। आई थिंक उसको लूफी का जादू चाहिए, छोटी वाली बो हैंकॉक को लूफी का निक्का वाला सामान चाहिए, तब जाके वो बात मानेगी। क्या नेक्स्ट सीन में हम पहुंचते हैं बिल्डिंग A के 2F वाले पार्ट पे। क्या स्कूल खोल रखा है क्या भाई, इतने अजीब अजीब नाम है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वेगापंक के एटलस वाले को, यानी कि वो बड़ी वाली जो जायंट टाइप की रोबोट थी, और वो इस समय चॉपर और रॉबिन के साथ कहीं पर जा रही है। यहाँ पर ये लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि इनको भी बहुत सारे बम फूटने की आवाज आ रही है और लोग चिल्ला रहे हैं। और रॉबिन भी इस बात से श्योर है कि सारे के सारे सेराफिम्स इस समय तबाही मचा रहे हैं।
लेकिन रॉबिन को एक चीज और क्लियर है कि अगर नामी चिल्लाती है तो एक ऐसा इंसान है जो किसी भी हालत में पलक झपकने से पहले उसे बचाने पहुंच जाएगा। रॉबिन यहाँ पर बोलती है कि जो टीम इस समय फाइट करने में बिजी है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लिटरली वो वेगापंक को नहीं बचा सकते और इसी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वेगापंक को कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी एटलस को याद आता है कि एक और लैब है, एक और पार्ट ऑफ द लैब है जिससे पहले यूज किया जाता था बट अब उसे सील कर दिया गया, अब उसे कोई यूज नहीं करता। इस बात को सुनते ही सबके दिमाग की घंटी बज जाती है और सभी के सभी उधर ही निकल जाते हैं चेक करने के लिए। यानी कि रॉबिन और चॉपर की टीम इस समय वेगापंक के स्टेला को शायद बचाने की कोशिश करने जाएंगे। इसके बाद हम पहुंचते बिल्डिंग ए के 3F पार्ट में। F मतलब फ्लोर, यानी कि 3rd फ्लोर पर आ गए मेन बिल्डिंग के। और यहाँ पर नामी इस समय एडिसन के खराब हालत में उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर ब्रुक अपने घोष फॉर्म में आ गया और वो वेगापंक को खोजने जा रहा है। और तभी वो लोग पूछते हैं कि आखिर सांजी कहाँ है। और सांजी अगले पैनल में चुपचाप एकदम चैड स्टाइल में खड़ा है क्योंकि सेराफिम शार्क यानी कि जिम्बे का छोटा वर्जन सांजी को पंच करने की कोशिश कर रहा है। लिटरली सांजी को कुछ भी नहीं हो रहा है। सांजी यहाँ पर हंस रहा है और सुट्टा फूक रहा है और वो चिल्लर जिम्बे इस समय फिशमैन कराटे का यूज करके उस पे पंच कर रहा बट उसे कुछ भी नहीं हो रहा। इस पे सांजी उसको ये भी बोलता अब तुझे समझ में आया आखिर पावर ऑफ लव का क्या मतलब है। यार सांजी ये लाइन थोड़ी गलत जगह बोल दी, मेरे को लगता है ये नारुतो में ज्यादा फिट होता। खैर आप में से जितने भी लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या सांजी वर्सेस जिम्बे होगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिम्बे जीत सकता है बिकॉज जिम्बे एक बहुत ही पावरफुल फिशमैन है, इतने सालों का एक्सपीरियंस और काफी फेमस पायरेट है, इतना कि लोगों की गांड फट जाती है ये सुन के कि जिम्बे एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट की क्रू में है। सो ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन होगा सांजी वर्सेस जिम्बे कौन जीतेगा, एंड द आंसर इज आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सांजी को हराना जिम्बे के लेवल के फाइटर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता वो उसके एक्सोस्केलेटन को अपने फिशमैन कराटे से डैमेज कर सकता है। एंड दैट कंबाइंड विद सांजी की ऑब्जर्वेशन हाकी इवन इफ जिम्बे के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हो जिससे वो लिटरली सांजी के खोपड़े को डिस्ट्रॉय कर दे या हड्डियों को तोड़ पाए, आई डोंट थिंक कि वो उसके ऑब्जर्वेशन हाकी के भी पार जा पाएगा इससे पहले वो उसे हिट कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ पर इस समय लूफी और जोरो मिलके सेराफिम हॉक और सेराफिम कुमा से फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर इस बार जोरो की भी गांड फट गई क्योंकि इसको रियलाइज हो रहा है कि इनके पास जो थोड़ा सा एज था, जो थोड़ा सा इनको नॉलेज थी लुनारियन ट्राइब्स के बारे में कि जब उनके पीछे की आग बुझ जाती है तब उन्हें डैमेज किया जा सकता है, बट आई गेस वेगापंक ने इन्हें ऐसा मॉडिफाई कर दिया है कि इनके पीछे जो आग जल रही थी वो बुझ ही नहीं रही है। तभी लूफी उनसे बोलता भाई उनके गांड में आग लगी है या नहीं ये छोड़ो, उधर देखो सेराफिम हॉक गायब हो गया। यहाँ पर लूची उन्हें बताता है कि सेराफिम हॉक ने शायद अपना ये डिसीजन चेंज कर लिया कि वो किसको पहले मारेगा। वो शायद हम जैसे खतरनाक लोगों से बाद में भिड़ना चाहता है। सबसे पहले वो यहाँ के कमजोर लोगों को खत्म करेगा। और जानते हो लूफी यहाँ पर सबसे कमजोर लोग कौन है? तुम्हारे दोस्त, क्योंकि अगर पहले वो उन्हें खत्म करता है तुम जैसों की बुद्धि घूम जाएगी। और ये बात सुनते ही जोरो बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो बोलता लूफी से मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सेराफिम हॉक को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लूफी इतना भी चूतिया नहीं है। लूफी सीधे उसको बोलता ओए उसोप की कॉपी फटाफट उसके पीछे जा, क्योंकि ये जोरो किसी को खत्म करे या ना करे रास्ता जरूर भूल जाएगा। जिसपे काकू बोलता है क्या चूतिया पायरेट क्रू है, और वो तुरंत जोरो के पीछे निकल जाता है और दौड़ते हुए चिल्लाता है एक चीज बता लूफी, तो उसोप किसको बुला रहा था? तो लूफी को लिटरली अभी तक काकू का नाम नहीं याद हुआ, वो उसे उसोप बोल के ही बुलाता है। और इधर लूफी गमो हॉक गैटलिंग, और वो लगातार सेराफिम कुमा को पंच करते जाता है, जिसपे लूची उसको बोलता है चूतिए 2 मिनट रुक और सोच, चुपचाप उसके ऊपर सिर्फ पंच मारने से हम उसका एक बाल तक नहीं उखाड़ पाएंगे। एंड इसके बाद थोड़ा सा सीन चेंज होता है और ये इस मांगा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बोनी अपने बाप की हिस्ट्री को जान के बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और हमें ओडा सेंसे बता रहे होते हैं कि आज का चैप्टर जिस टाइम पर चल रहा है वो द फेमस एग हेड इंसिडेंट के एक दिन पहले का है। मतलब आप इस लाइन से समझ रहे हो कुछ इतना भयंकर होने वाला है कि इसका नाम पड़ेगा द फेमस एग हेड इंसिडेंट। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी आज से 3 महीने पहले शुरू हुई, यानी कि एग हेड पे आज जो भी कांड हो रहा है इसकी शुरुआत 3 महीने पहले ही हो गई थी, यानी कि उस समय जब लूफी शायद अभी वानो में ही था। हम पहुंचते 3 महीने पहले यानी कि होली लैंड ऑफ मरी जॉयज में। एंड यहाँ पर 5 एल्डर्स को किसी से फोन आता है और ये कॉल और कहीं से नहीं बल्कि एग हेड आइलैंड से आ रही होती है। यहाँ पर जो बंदा कॉल किया वो बोलता है कि मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताने के लिए। डॉक्टर वेगापंक इस समय एग हेड आइलैंड पे कोई रिसर्च वगैरह नहीं कर रहा, बल्कि आपके नाक के नीचे वो वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। CP5 को वहाँ पर भेजा गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट उन्हें कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि वेगापंक वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है। इसके बाद CP5 की जो शिप थी जब वो एग हेड आइलैंड से निकली तो वो अचानक से गायब हो गई। और इस सारे अजीबोगरीब गायब होने वाले रीजंस को सर्च करने के लिए जब CP7 और CP8 को भेजा गया तो उनमें से कोई भी वापस गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा। एग हेड से आया हुआ कॉल और 5 एल्डर से बात होने के बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे जीनियस साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट को धोखा दिया है और इसीलिए 5 एल्डर्स ने अपना फाइनल डिसीजन लिया है कि वेगापंक
वेगापंक का सर काट दो, खत्म करो उसे। और इसी वजह से ये मिशन फाइनली CP0 को दे दिया जाता है, क्योंकि शायद उनके पास सबसे बढ़िया असासिन है वन पीस वर्ल्ड का, और उन्हें एगहेड आइलैंड पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन 5 एल्डर्स इतने भी चूतिया नहीं है, उन्हें पता था कि वेगापंक इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसीलिए इन 5 एल्डर्स ने डिसाइड किया कि किजारू भी वहां पर जाएगा और उनके साथ में एक 5 एल्डर्स में से भी जाएगा, यानी कि 5 एल्डर्स में से ग्रेस या सैटर्न। और ये दोनों सिर्फ अकेले ही नहीं गए, नेवी के और भी कई सारे ब्रांचेस वहां पर उनके पीछे गए हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ली हो, इन्हें नहीं पता था कि इन सब की माँ चोदने के लिए एक ऐसा बंदा आ रहा है जो इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। द एम्परर ऑफ द सी, मुगीवारा नो लूफी, उसकी शिप अचानक से एगहेड आइलैंड पर आके लैंड कर जाती है और इन सब की फटकर हाथ में आ जाती है। यहाँ पर अकानो लिटरली दांत पीसते हुए बोलता कि मुगीवारा लूफी वहां गया है, और 5 एल्डर्स में से मुच्छड़ की बुद्धि खुल जाती है कि फिर से नहीं, नीका को दोबारा नहीं झेल सकते। और फिर हमें पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया को इतना बड़ा शॉक देगा कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप सोच रहे हो कौन सा शॉक, कैसा शॉक, आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकती, अभी ऐसा क्या होना बाकी है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद सैटर्न की बुद्धि काम नहीं कर रही थी और वो लिटरली नीका से फाइट करने चला गया, और शायद लूफी ने वन ऑफ द 5 एल्डर्स को वहां पे पीट दिया है और पीट के वहां से भाग भी गया है। क्योंकि अगर आप एगहेड आइलैंड को देखोगे तो वो जो अंडा है ना जिसमें वेगापंक का ब्रेन है, वो एक्चुअली में हवा में उड़ते हुए जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड इन द स्टार्ट कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगा। जिस तरह से ये एग हवा में उड़ते हुए जा रहा है तो ये थोड़ा बहुत एस्केप वेलोसिटी को बता रहा है, बट यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है। जहां तक मुझे लगता है शायद सैटर्न को डिफीट कर दिया है, यानी कि हमें पॉसिबली लूफी वर्सेस वन ऑफ द 5 एल्डर्स देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यही चीजें इनफ नहीं थी तो हमें लास्ट के पैरेंट्स में वो जगह दिखाई जाती है जहां पर वेगापंक को कैद करके रखा गया है। वहां पर कोई नीचे उतरते हुए आ रहा है जिसपे वेगापंक चिल्लाकर बोल रहा होता है, ये सारा कांड तुमने किया है, जवाब दे मुझे कि आखिर तू है कौन। और तभी हमें अगले पैनल में दिखता है कि लिटरली यॉर्क आके वेगापंक के सामने बैठ गई है और वो उससे बोलती है, ओ स्टेला, मैं हूँ ये, और मैं अब एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनूंगी। इस पे वेगापंक उसको बोलता है, पागल हो गई है क्या, तू मेरी चॉइस गई थी ना पहले, आखिर ऐसा गिरा हुआ इंसान बन के तुझे क्या मिलेगा। इस पे यॉर्क हंसते हुए बोलते है कि तू तो बिल्कुल शाका जैसा बोल रहा है, लेकिन देखना वो तो मरकर नीचे पड़ा हुआ है। वैसे कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है ना कि इतने सारे वेगापंक इधर उधर घूम रहे हैं, और मेरे ख्याल से दुनिया बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी अगर हम में से सिर्फ एक ही वेगापंक रहेगा। हर डिजायर हैज बीन रिवील्ड के साथ चैप्टर नंबर 1078 खत्म। सो चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। सबसे पहली बात कि आखिर ये सेलेस्टियल ड्रैगन क्यों बनना चाहती है, और उससे भी बड़ी बात आखिर ये सेलेस्टियल ड्रैगन कैसे बन सकती है, बिकॉज हम सभी को पता है कि सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही सेलेस्टियल ड्रैगन्स बन सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज मुझे क्लियर हो जाती है कि यॉर्क कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है वो किसी टाइप के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, जैसे कि डोफ्लामिंगो। और अगर आप नोटिस करोगे तो इसका हंसी भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि यॉर्क के पास काफी अच्छा ऑप्शन है अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जाके सेलेस्टियल ड्रैगन बन सकती है, अगर वो रॉयल फैमिली से है। और ये एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि शायद उनके पास एक वेगापंक अभी भी जिंदा रहेगा। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? देखो यहाँ पर वेगापंक के जो 6 अलग अलग क्लोन्स है ना, इन सब में एक जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा उभर के आता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम प्राइड और ऑनर की बात करोगे तो शाका उसमें आता है। शाका को सिर्फ जस्टिस और प्राइड जैसी चीजें ही दिखती हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं देख सकता। वहीं पर अगर आप लेलिथ की बात करोगे तो वो चोरी करना तक पसंद करती है ताकि वो पैसे कमा पाए अपने रिसर्च के लिए। और एडिसन और पाइथागोरस कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। और वहीं पर एटलस को कभी भी गुस्सा आ सकता है। एंड सेम इसी तरह से यॉर्क जो है वो पूरी की पूरी ग्रीड से भरी हुई है, जितना भी वेगापंक के अंदर था। नो मैटर यहाँ पर ये है कि अगर वेगापंक इन सबको एक साथ कंबाइन करके रखा होता तो एडिसन और पाइथागोरस के सोचने की क्षमता यॉर्क के ग्रीड को रोक सकती थी। बट यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर ग्रीड यानी कि यॉर्क पूरा टोटल ही एक अलग ह्यूमन है जो कि पूरी तरह से लालच को सोच सकता है अच्छे से। तो यहाँ पर यॉर्क को सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ एक्शन यही दिख रहा है कि अगर वो केपेबल है सेलेस्टियल ड्रैगन बनने की, तो उसे वेगापंक्स को खत्म करके खुद जाके सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाना चाहिए, ताकि वो जिंदगी भर आराम से बैठकर खाए पिए और टट्टी करे। एंड दैट इज व्हाई शी वांट्स कि वो बाकी सारे वेगापंक्स को खत्म कर दे। और बाकी को खत्म करने का रीजन ये भी हो सकता था कि आगे चल के वो इसे परेशान ना करे, या फिर पूरा का पूरा ब्रेन खुद यूज कर पाए। जहाँ तक मुझे लगता है यही रीजन है कि यॉर्क इस समय वेगापंक को धोखा दे रही है। लेकिन ये चीज मैं जानने में एक्साइटेड हूँ कि आखिर यॉर्क की बैक स्टोरी क्या थी, किस तरह से वेगापंक ने उसको अपने क्लोन में कन्वर्ट कर दिया, और आखिर वो रियलिटी में कौन है।
वैसे तो बड़ा सा कांड होने वाला है एगहेड आइलैंड पे जिसको दुनिया याद रखेगी। मुझे जानना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सैटर्न ग्रेसिया जाएगा लूफी से फाइट करने, बिकॉज उसने नीका मैन लूफी को देखा होगा या फिर वो नीका मैन लूफी के बारे में जानना चाहता होगा, लाइक नीका फ्रूट क्या है। एंड इसी बीच में उसको बढ़िया से लूफी ने पीट दिया होगा, जिसके बाद पॉसिबली शायद बस्टर कॉल हुआ और ये न्यूज लीक हो गई होगी। एंड दैट इज व्हाई वर्ल्ड विल गो इनटू केओस जब वो ये चीज सुनेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा पायरेट है जिसने किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटा होगा। मतलब लूफी ही था जिसने एक बार पीटा था और वो ये दोबारा ऐसा करने वाला है। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। वैसे गाइस आपको पता है कि वन पीस के फैंस ने लिटरली एक फुटबॉल गेम के दौरान ही वन पीस के पोस्टर्स लहराना शुरू कर दिया था। आप जरूर जानना चाहोगे ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और क्या आपको पता है एक एंडिंग लीक हो गई थी वन पीस की कुछ समय पहले, जो कि ट्विटर पे बहुत पॉपुलर हुई थी। वैसे अगर आपको उसकी भी रियलिटी जाननी है तो आप हमारी राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। वैसे मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन। जेंटली भाई या फिर जो भी एडिटिंग कर रहा है इस वीडियो की, भाई सुन लो, प्ले ऑन लास्ट में लगा दिया करो, पिछले कुछ वीडियो से वो भूल रहे हैं, प्लीज लगा।